नमस्कार दोस्तों, मैं यमुना शमीम स्वागत करती हूँ आपका तरंग पॉडकास्ट सीरीज रेडियो लॉयर में। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक अहम मुद्दे पे, जो कि है विल एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो कि हमें बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं विल क्या होता है, वैलिडिटी क्या होती है विल की, और लिव इन विल क्या होता है, इन सब के बारे में। क्या दोस्तों आपको पता है भारत में 66% केसेस सिविल कोर्ट में विल एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं विल एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता क्या है। इसको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषभ चौरड़िया सर, जो कि एडवोकेट हैं DLSA यानी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी में। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। इट्स माय प्लेजर। सर, आप हमें ये बताइए कि विल क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसे कब बनाया जाता है। देखिए, विल जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है। विल का पर्पस ये है कि जो व्यक्ति अपनी डेथ के बाद अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है या देना चाहता है, जैसे कहते हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है, वो थ्रू विल, चाहे वर्बल चाहे रिटन विल, दोनों के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है आफ्टर हिज डेथ। और ये कोर्ट में एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह रखी जा सकती है, विच कैन बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू डिसाइड हु इज़ द राइटफुल ओनर और राइटफुल हेयर। सर, अगर कोई इंसान बिना विल बनाए हुए ख़त्म हो जा रहा है तो उस प्रॉपर्टी का क्या होता है, उस प्रॉपर्टी के हकदार कौन होते हैं। जी, अगर कोई व्यक्ति बिना विल के, विदाउट विल उसकी डेथ हो जाती है, तो वो एज पर इंटरस्टेट सक्सेशन जाता है। इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब है कि इट इज़ गवर्न्ड बाय द कंसर्न्ड पर्सनल लॉ और द कंसर्न्ड लॉ जो उसके रिलीजन को गवर्न करती है। जैसे हिंदूज़ के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम्स के लिए उनके पर्सनल लॉ, और अगर कोई क्रिश्चियन है, पारसी है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट। इनमें रूल्स और प्रोसीजर्स दिए हैं कि कैसे प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु हैज़ नॉट मेड अ विल उसके पास जाएगी, उनके लीगल एयर्स के पास। सर, एक रजिस्टर्ड विल और एक अनरजिस्टर्ड विल में क्या डिफरेंस होता है और कोर्ट किस विल को ज़्यादा वैलिड मानती है। देखिए, विल जो हम कहते हैं वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड होना, ये दोनों एक प्रोसीजरल है। एक विल जिसे हमने रजिस्टर नहीं कराया हो, चाहे जिसे हमने रजिस्टर कराया हो, इन दोनों को अगर हम समझते हैं तो दोनों ही कानून के नज़र में बराबर हैं। बराबर कहने का मतलब है दे आर बोथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अ विल नीड नॉट बी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली, बट रजिस्ट्रेशन करवाने के दो फ़ायदे हैं। पहला, आप अपने विल को जो है कोर्ट में जब रखते हैं आफ्टर द डेथ, उसके जो एग्जीक्यूटर होते हैं, जब हम कोर्ट में उसे साबित करते हैं, जैसे हम प्रोबेट कहते हैं, तब कोर्ट उसको एक एविडेंस की तरह बहुत हाईली उसको क्रेडिबिलिटी उसकी मानती है कि भाई ये मान्यता इसकी ज़्यादा है कि ये हमने सरकार के सामने इसमें स्टैम्प ड्यूटी देके हमने रजिस्ट्रेशन कराई। दूसरा, अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो रजिस्टर्ड विल में उसके चांसेस कम हो जाते हैं। रजिस्टर्ड विल में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रार के सामने सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है। सर, अगर किसी विल को फैमिली मेंबर्स चैलेंज करते हैं तो कोर्ट्स उन चैलेंजेस को किस ग्राउंड पे वैलिड मानती है। देखिए, विल अगर मैं समझूं इस तरीके से, या अगर मुझे ये बताना हो कि विल हमें चैलेंज करना है, तो विल चैलेंज करने के लिए हमारे पास कुछ मुख्यतः 3 ग्राउंड होते हैं। कि विल जब बनाई गई थी तो जो विल जिसे जो बनाने वाला है उसकी कैपेसिटी नहीं थी। दूसरा, इसमें जो साइन किए गए हैं वो साइन फ्रॉड से, फॉर्जरी से, अंडर प्रेशर किए गए हैं, या जो विटनेस हैं वो विटनेस वैलिड नहीं है या विटनेस सही नहीं है। इन 3 ग्राउंड्स पे हम चैलेंज करते हैं कोर्ट में, और ये 3 चीज़ों को अगर हम प्रूव करते हैं तो विल जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर की जा सकती है। सर, एक प्रश्न ये भी आता है कि जब विल बनता है तो उसमें विटनेस होना ज़रूरी होता है। जी, विटनेस जो हम कहते हैं वो एज़ पर इंडियन एविडेंस एक्ट या रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम कहते हैं विटनेस का पर्पस ये है कि वो अटेस्टिंग विटनेस है कि विल बनते समय दे वर प्रेजेंट, इवन आफ्टर द विल दे हैव सीन द विटनेस और द विल मेकर। तो ये एज़ पर लॉ कहते हैं कि विटनेस का होना उसकी एविडेंशियरी वैल्यू को बढ़ा देता है। अनरजिस्टर्ड विल हो तो उसमें विटनेस नहीं होती, कोई भी एक डॉक्यूमेंट पे विल आप बना के दे सकते हैं। सर, अगर कोई पर्सन एक बार विल बना दिया और उसको उसके बाद उस विल को बदलना है तो वो उस विल में चेंजेस कैसे ला सकते हैं। देखिए, विल बनाने के बाद जब तक वो जीवित है, एज लॉन्ग ही इज़ लिविंग, वो विल में बदलाव कर सकते हैं। चाहे तो वो एक फ्रेश पूरी विल बनाए, या फिर वो उसी विल के कुछ एक पार्ट को एडिशन के तौर पे कहें, जिसे हम कहते हैं कोडिकल या कोडिसिल कहते हैं एक लैंग्वेज में, हम जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द विल, रेड एज पार्ट ऑफ द विल। दीज आर द चेंजेस और एडिशन टू द विल विच हैज़ बीन ब्रॉट बाय द टेस्टेटर, यानी जो विल बनाने वाला है वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उसे कर रहा है, या वो नए विल को लाता है तो पुराने विल को वो खारिज कर देती है।
तो 2 तरीके। और सर कितनी दफ़ा विल में चेंजेस किए जा सकते हैं? विल में चेंजेस करने के लिए कोई भी ऐसी लिमिटेशन या कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। जब तक विल बनाने वाला जीवित है वो विल को चेंजेस कर सकता है एज लॉन्ग ही इज़ लिविंग, और वो विल जो फ्रेश विल होगी, लास्ट उसकी विल, वो वैलिड मानी जाएगी। और पुरानी सारी विलों को हम नहीं पढ़ेंगे। सर विल का एक्सपायरी डेट क्या होता है? विल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। विल जो है वो वैलिड है एज लॉन्ग एज द पर्सन इज़ लिविंग, और वो अपने लाइफ टाइम में उस विल को चेंजेस कर सकता है। उनकी डेथ के बाद वो विल एज एब्सोल्यूट उनकी इच्छा, जिसे कहते हैं हिज लास्ट स्टेटमेंट और हिज लास्ट डिज़ायर, इट स्टैंड्स देयर, और उनके जो भी वारिसदार हैं, लीगल हेयर हैं, वो उस विल को कोर्ट में या अपने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है सर। सर विल के केस में टेस्टामेंट्री कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? विल के केस में टेस्टामेंटरी कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, इट मीन्स कैपेसिटी ऑफ द मेकर ऑफ द विल। सो देर आर सर्टन फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक्स हैं जिसे हम कहते हैं मूल, जो विल को वैलिड बनाते हैं। पहली बात तो टेस्टेटर वो होता है जो विल बनाता है। अब उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ही शुड बी अ मेजर नॉट अ माइनर, ही शुड बी अबव 18 years of age. Second, he should be of sound mind and capacity, and while making the will he should be without any force. उस पर कोई दबाव, डर, भय या कोई किसी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए। दैट दीज आर द प्री रिक्विजिट जिसे हम कहते हैं, या कंडीशंस टू क्रिएट अ वैलिड टेस्टामेंटरी कैपेसिटी ऑफ द मेकर ऑफ द विल। ओके सर। सर एक क्वेश्चन हमारा ये था कि एक फैमिली ट्री है ABC, एक ग्रैंडफादर है, B जो है फादर है, C सन है जी और B के और भी ब्रदर एंड सिस्टर B1 एंड B2। जी तो B1 जो है वो पहले ख़त्म हो गया है अपने फादर से, दैट इज़ A। तो उनके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी है फादर की, वो B2 BC में जाएगी, मतलब ब्रदर सिस्टर के पास जाएगी, या फिर जो A के सब्स्टिट्यूट है, मतलब A के सन है, डॉटर, उनके पास जाएगी। इस केस में क्या होता है? देखिए, जो केस आप बता रहे हैं, कई ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें फादर के पहले ही उसके बेटे की डेथ हो जाती है, यस। और जिसे हम कहते हैं प्री डिसीज सन, और उनके भी कई भाई बहन होते हैं जो जिंदा हैं, जो अभी भी हैं। इन केस में ये होता है, जो क्लास 1 एयर है, अगर मैं हिंदू लॉ का एग्जांपल लूँ, उसमें कुछ एयर्स होते हैं क्लास 1 एयर। क्लास 1 एयर में प्री डिसीज सन भी होते हैं और उनके वारिसदार। अगर फादर के पहले उनके बेटे की डेथ होती है और उनके कोई बच्चे हैं, और अब जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है या डिस्ट्रीब्यूशन होना है, दैट विल बी एज पर दी क्लास 1 एयर। यानी कहने का मतलब है, जो फादर जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके बच्चे अब उनकी जगह ले लेंगे, और जो प्रॉपर्टी का बंटवारा पहले फादर के पास होना था, वो बच्चों के साथ साथ और बाकी जो भी उनके भाई बहन हैं उनको भी मिलेगा। सर कई बार ऐसा होता है कि फादर के ख़त्म होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी उनके वाइफ के पास जाती है, मतलब बच्चे की मदर के पास। लेकिन इन केस अगर मदर डाई हो जा रही हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड के पास नहीं जाके उनके बच्चों के पास जाती है जी। तो इस केस में क्या होता है? तो जैसा मैं समझ रहा हूँ कि मदर की डेथ हो चुकी है और फादर हैं और बच्चे हैं, यस। तो इस केस में अगर विल होती है तो एज पर दी विल ऑफ दी मेकर होता है। लेकिन अगर विल नहीं है तो इसे हम कहते हैं वही इंटरस्टेट सक्सेशन। इंटरस्टेट सक्सेशन के हिसाब से वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जो भी लिविंग यानी सर्वाइवर हैं, जो भी बचते हैं वारिसदार, चाहे फादर हो, चाहे उनके सन हो, चाहे डॉटर हो, इनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी। उसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सक्सेशन एक्ट के बाद 2005 के बाद से कई बदलाव भी आए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अब डॉटर भी हिस्सेदार है उस प्रॉपर्टी में, वारिसदार है। सर क्या मैरिड वुमेन या डॉटर प्रॉपर्टी राइट्स में विल के थ्रू डिनाइड किए जा सकते हैं? इस पे कोर्ट का क्या स्टांस है? देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उसमें कोर्ट का ये कहना है, और एज़ पर लॉ ये है कि मैरिड वुमन और डॉटर अगर विल में उनको हम चाहें तो विल में उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे सकते हैं। अगर वो संपत्ति मेरी अपनी कमाई हुई, विच इज़ माई सेल्फ अर्न्ड और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज देयर, जिसे हम कहते हैं, और वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसमें मैरिड वुमेन और या डॉटर, इनको भी हम दरकिनार कर सकते हैं अपनी विल में। सर क्या आप बता सकते हैं कि डिजिटल विल और जो हमारा ऑफलाइन विल होता है जी, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और कौन से विल को ज़्यादा वैलिड माना जाता है? देखिए, पहले मैं डिजिटल विल के बारे में कहना चाहता हूँ। अभी हम एक डिजिटल एरा में हैं, चीज़ों को ऑनलाइन, कई सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल ऑनलाइन ही हैं, डिजी लॉकर भी है हमारे पास। बिल्कुल सर। विल की जहाँ तक बात आती है, अभी तक कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो डिजिटल विल को वैलिड मानता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट के सेक्शन 1 में ऐसा कहा गया है कि जो IT एक्ट है वो डिजिटल ये विल्स पे अप्लाई नहीं होती,
बट अभी ये ट्रेंड है या ये कह लें कि अभी चलन में है कि लोग अपनी विल बना के इसे स्टोर कर रहे हैं, ऑनलाइन इसे कर रख रहे हैं। बट जहाँ तक कोर्ट की बात आती है, कोर्ट कुछ फंडामेंटल्स को ही देखती है, और अगर वो वैलिड हैं तो विल को वो वैलिड मानती है। जैसे उसमें साइन करने वाले जो विटनेस है, जो मिनिमम 2 होने चाहिए, वो वैलिड विटनेस होने चाहिए। विल अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से और बिना किसी दबाव के बनाया गया हो, और टेस्टेटर जो है उसके साइन हो, जेन्युइन साइन हो। और अगर विल रजिस्टर्ड है, जो ऑफलाइन विल जिसे हम कहते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है, विच इज़ वेरी गुड पीस ऑफ डॉक्यूमेंट इन द आइज ऑफ लॉ। तो डिजिटल विल्स और फॉर्मल जो हम ऑफलाइन विल जिसे कहते हैं, आज की डेट में एज ऑन डेट कोर्ट ऑफलाइन विल को ही वैलिड मानती है। डिजिटल विल में अभी भी कई सारी एम्बिग्विटी है जो लॉ मेकर्स देखेंगे। सर किस तरह की एम्बिग्विटी है जो लॉ मेकर्स? एम्बिग्विटी है कि डिजिटल विल को लॉ में फुल फ्लेजेड वैलिडिटी या फुल फ्लेजेड रिकॉग्निशन नहीं मिली है। और इनफैक्ट इन एविडेंस एक्ट हो चाहे आईटी एक्ट हो, यहाँ पे भी डिजिटल विल के बारे में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं आया है जो उसे वैलिड माने। सर जैसा कि आपने अभी कहा, ऑनलाइन या फिर डिजिटल विल को इतनी अभी वैलिडिटी नहीं दी गई है, तो क्या इस समय में आपको कोर्ट रूम में काम करते ऐसा लग रहा है कि इसको वैलिडिटी दी जाएगी कुछ समय में? क्या ऐसा हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और इन चीज़ों को मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। अभी हम समय के इस कह सकते हैं कि वी आर इन अ वाटरशेड मोमेंट। कई सारे डिजिटाइजेशन के मोमेंट्स हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो रही हैं कोर्ट रूम में, चाहे वर्चुअल हियरिंग हो, चाहे वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स हो हमारे डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर में हो। कई सारे हम ट्रैफिक कोर्ट्स में देखते हैं कि डिजिटाइजेशन से कई सारे एविडेंसेस हैं, चालान आ रहे हैं, चाहे बड़े केसेस हों, छोटे केसेस हों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, BNS हो, BSA हो, ये सारे जो अभी कानून आए, द थ्री क्रिमिनल लॉज विच आर देयर, दे हैव गिवन वैलिडिटी टू डिजिटल एविडेंस, डिजिटल हियरिंग। सो which I feel in coming years digital will also be recognized, because it is one of, and blockchain and the technologies which are there, the transformation which is happening, which will give validity। ये digital will को कई बहुत हद तक सिक्योर और सेफ और रादर क्रेडिबल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट बना सकती हैं, और ये स्कोप भी है और शायद चेंजेस आएंगे भी। बिल्कुल सर। सर अभी एक मुद्दा बहुत आ रहा है लिव इन विल का, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं लिव इन विल क्या होता है? जी, लिविंग विल एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है विच इज़ मोर रिलेटेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, यूथेनेशिया। तो ये अरुणा शॉनबॉक का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, जहाँ पे जो विक्टिम थी एक किसी केस की, बड़ी पीड़िता थी, उन्होंने अपने असिस्टेड सुसाइड वाली इन सारी चीज़ों की बात इस जजमेंट में की गई थी। जब लिविंग विल की बात आती है तो ये विल कहता है कि मैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को ऐसी कभी सिचुएशन हो जाती है, खुदा ना खास्ता, कि मेरी ऐसी बेड रिडन हो जाऊँ, वेजिटेटिव स्टेट में हो, या मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो, तो वो अपने लिविंग विल में मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ और अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को अकॉर्डिंग टू दैट लिविंग विल वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इन सच सिचुएशंस। सर आप हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि विल के केस में ऐसे विल बनाया जाए जिससे फ्यूचर में किसी फैमिली को दिक्कत ना हो? देखिए, इस सवाल को मैं अगर समझूं और अपने श्रोताओं को बताना चाहूँ तो इसके मुख्यतः 2 पहलू हैं। पहला, वो विल को किस नज़रिए से देखते हैं। दूसरा, विल बनाने से क्या फ़ायदा और किन के फ़ायदे होते हैं। पहला, विल को वो इस तरीके से ना देखें कि वो अपने किसी परिवार वाले को या किसी अपने वारिसदार को अपने किसी हिस्से से, जायदाद से अलग कर रहे हैं। इसे इस तरीके से, पूर्ण तरीके से एक बहुत ही वैलिड एक डॉक्यूमेंट देखें, एक लीगल डॉक्यूमेंट देखें, और वो प्रॉपर्टी की एक क्लैरिटी उसमें आ जाती है, जिसे हम कहते हैं एस्टेट प्लानिंग। लीगल टर्म्स हम कहते हैं एस्टेट प्लानिंग। दिस इज़ प्योरली एन एस्टेट प्लानिंग वेरिन हमारी जितनी चल अचल संपत्ति है, हम इसका बंटवारा या इसे कितना भाग और किसे करने जा रहे हैं। अब इसका फ़ायदा किसे होता है? इसका फ़ायदा जीते जी और जीने के बाद 2 लोगों को है। जो विल बना रहे हैं वो एक क्लैरिटी रखते हैं कि उनकी संपत्ति जो है किन के पास जाएगी, किस तरीके से जाएगी, कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता है। दूसरी बात, उनके इस दुनिया के जाने के बाद उनके जो वारिसदार हैं, लीगल एयर्स हैं, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि वो कोर्ट के किसी भी मसले में नहीं पड़ते हैं। प्रॉपर्टी के जो हिस्से होते हैं उनके पास एक क्लियर पिक्चर होती है, और आपस में एक बहुत ही अच्छे से एक बॉन्डिंग रहती है, जब उन्हें पता है कि हमें क्या मिला है, कैसे मिला है और कब मिलने वाला है हमारे हिस्से में या संपत्ति में। और कभी भी कोई भी संपत्ति, जैसे बैंक FD हो गई हो या हमारी प्रॉपर्टी हो, इनकी एक टाइटल क्लियर हो जाती है। क्योंकि आज के डेट में हमारे देश में जो भी एक बहुत बड़ा मसला है वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का होता है, जहाँ पे लोगों के पास ये क्लैरिटी नहीं होती कि इस अमुक जो संपत्ति है, ज़मीन है, इसका हिस्सेदार, इसका वारिसदार, इसका मालिक कौन है।
तो मालिकाना हक जब तय हो जाता है तो संपत्ति हमारे पास ट्रांसफ़र करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर, क्लियर और अथॉरिटेटिव लीगल पावर आ जाती है, और हम लीगल अननेसेसरी लिटिगेशन से बचते हैं, और हमारा समय भी बचता है, और एक हारमनी जो कहते हैं सोसाइटल हारमनी और पीस भी मेंटेन होती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण और सरल जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। जी जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका ये मौका देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ एक समझ और लोगों को एक जानकारी, एक अवेयरनेस मिली होगी विल, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों को लेके, और उम्मीद बिल्कुल करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी आपने जाना विल एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के बारे में। ऐसी और कार्यक्रम को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए स्टूडियो RLAC में, और आपका जो सुझाव है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।